वेलकम टू पायनियर स्टडी। ये आपका आखिरी चैप्टर है 9th क्लास का एनसीईआरटी ज्योग्राफी का जनसंख्या। तो चलिए आप अंडरलाइन वाइज कीवर्ड वाइज पढ़ते चल रहे हैं, तो ये आखिरी चैप्टर को भी पढ़ते हैं और हमारे साथ कीवर्ड आप बनाते चलें। और आप किसी भी कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी बिल्कुल गहनता से पढ़ने चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्या आप मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकते हैं? संसाधनों का उपयोग एवं सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कौन करता है? समाज एवं अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मानव संसाधनों की निर्माण एवं उपयोग तो करते ही हैं, वे स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। कोयला तब तक चट्टान का एक टुकड़ा था जब तक कि मानव ने उसे प्राप्त करने के तकनीक का आविष्कार करके उसे एक संसाधन नहीं बनाया। प्राकृतिक घटनाएं जैसे बाढ़ या सुनामी जब किसी घनी आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित करती है, तभी वो आपदा बनते हैं। इसीलिए सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या एक आधारी तत्व है। यह एक संदर्भ बिंदु है जिससे दूसरे तत्वों को अवलोकन किया जाता है तथा इसके अर्थ में महत्व ज्ञात किए जाते हैं। संसाधन आपदा विनाश का अर्थ केवल मानव के लिए ही महत्वपूर्ण है। इनकी संख्या, वितरण, वृद्धि एवं विशेषताएं या गुण पर्यावरण के सभी स्वरूपों को समझने तथा उनकी विवेचना करने के लिए मूल पृष्ठभूमि प्रदान करती है। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन उपभोग करता है। इसीलिए यह जानना आवश्यक है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं, वे कहाँ एवं कैसे रहते हैं, उनकी संख्याओं में वृद्धि क्यों हो रही है तथा उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है। सबसे पहले हम जनसंख्या से संबंधित 3 प्रमुख प्रश्नों पे विचार करेंगे। जनसंख्या का आकार एवं वितरण, लोगों की संख्या कितनी है अथवा वो कहाँ निवास करते हैं। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि तथा जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया, समय के साथ जनसंख्या में वृद्धि एवं उसमें परिवर्तन, जनसंख्या के गुण एवं विशेषता, उनकी उम्र, लिंगानुपात, साक्षरता दर, व्यावसायिक संरचना एवं स्वास्थ्य। तो हम लोग क्या क्या चीज़ की चर्चा करेंगे? जनसंख्या आकार और वितरण, जनसंख्या वितरण, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या परिवर्तन, जनसंख्या के गुण के तौर पे लिंगानुपात देखेंगे, साक्षरता दर देखेंगे, उनकी उम्र देखेंगे, ठीक है, और व्यावसायिक उनका उपयोग देखेंगे, ठीक है। आगे, जनसंख्या का आकार एवं वितरण। हाँ, भारत की जनसंख्या का आकार एवं संख्या के आधार पर मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या 121,06 मतलब 121 करोड़ थी या 12,106 लाख थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17% था, ठीक है। उसके बाद जनगणना नहीं हुआ है। यह 12.1 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग, ये भारत का क्षेत्रफल है, मीटर विश्व के स्थलीय भूभाग का 2.4% भूभाग पे रहते हैं। कितना परसेंट लोग? 17.5% लोग 2.4% भूभाग पे निवास करते हैं। क्षेत्र में असमान रूप से वितरित है। अब ये जनगणना की बात कर लेते हैं। जनगणना कब शुरू हुआ, कहाँ से जनगणना कहलाता क्या है? एक निश्चित समयांतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की गई थी। हालांकि 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना की जा सकी। उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पे जनगणना होती है। भारतीय जनगणना सांख्यिकी, सामाजिक एवं आर्थिक आंकड़ों का सबसे बृहत स्रोत है। क्या आपने कभी जनगणना रिपोर्ट देखी है? आप अपने पुस्तकालय में से इसे जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए। शेष विश्व में 82% जनसंख्या, भारत में 17.5% अकेले। क्षेत्रफल शेष विश्व में 97.6%, भारत का 2.4%। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश था, जहां कुल आबादी 1990 लाख था, ठीक है। 1900 मतलब 19 करोड़ 90 लाख कह सकते हैं, लगभग 20 करोड़, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की थी?
उत्तर प्रदेश की, अभी भी उसी की होगी। उत्तर प्रदेश से देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है। दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र में सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख थी तथा लक्षद्वीप की आबादी केवल 64,000 लोग निवास करते थे। ठीक है, तो राज्य के मामले में कहेंगे तो सिक्किम, और लक्षद्वीप के मामले में कहेंगे जहाँ सबसे कम जनसंख्या निवास करती है वो है लक्षद्वीप। यहाँ पे आपको दिखाया गया है कहाँ पे मतलब सभी में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करते हैं, एक ब्रिज चार्ट के माध्यम से ये दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बड़े बड़े हैं। उत्तर प्रदेश में 16%, महाराष्ट्र में 9%, बिहार में 9%। जनसंख्या के मामले में दोनों लगभग बराबर है। पश्चिम बंगाल में 8%, आंध्र प्रदेश में 7%, मध्य प्रदेश 6%, तमिलनाडु 6%, राजस्थान 6%, कर्नाटक 5% जनसंख्या, गुजरात 5%, ओडिशा 3%, केरल 3%, झारखंड 3%, असम 3%, पंजाब 2%, और यहाँ पे बाकी कुछ अन्य केंद्र शासित प्रदेश या अथी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। ये पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान, जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या का केवल 5.5% है। भारत में जनसंख्या के असमान वितरण का क्या कारण है? घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या घनत्व असमान वितरण का बेहतर चित्र प्रस्तुत करता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। तो मूल रूप से अगर जनसंख्या घनत्व देखें तो जनसंख्या घनत्व ही तय करती है कि वहाँ कितने लोग वितरित हैं। केवल बांग्लादेश तथा जापान की जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। बांग्लादेश एवं जापान की जनसंख्या घनत्व ज्ञात करें, मतलब 2011 में भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग अथी था। ये याद रखें, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि बिहार का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक, ठीक है, 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, मतलब उससे लगभग 4 गुना। ठीक है, मतलब 4 तिया 12, 3 गुना कह सकते हैं। ठीक है, विभिन्न अरुणाचल प्रदेश में यह 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व में सबसे नंबर 1 पे कौन है, बिहार है, और सबसे कम कौन है, अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि वहाँ पहाड़ी इलाका है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कहाँ पे, मतलब जहाँ पे जनसंख्या घनत्व ये लाल है, मतलब ये रहने के लायक नहीं हो चुका है, इतना ज़्यादा जनसंख्या है। ये पीला होबल है, और जो ग्रीन टाइप का है वो थोड़ा अच्छा स्थिति में है। जनसंख्या घनत्व वो प्रति व्यक्ति वाला दिखाया गया है। खास तौर पे देखिए यहाँ पे बिहार और पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व और दिल्ली का जनसंख्या घनत्व बिहार जैसा है। बाकी उत्तर प्रदेश का थोड़ा कम है, उसके बाद केरल का थोड़ा कम है, और जो ग्रीन टाइप का है वहाँ तो 250 से कम है। तो ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और इधर आप देखिए असम को छोड़ दीजिए तो बाकी सब, ठीक है, ऊपर कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये सब में जनसंख्या काफ़ी कम है, जबकि बिहार में। और इसके पीछे का मूल वजह हमारा क्या है, समतल या मैदानी भाग में भी होना है। आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना, चूँकि उसके विघटन हुआ 5/8/2019 को। जम्मू कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में टूट गया, लद्दाख और कश्मीर में। आगे है, यहाँ पे आपका अध्ययन करने के लिए दिया गया है। 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के नाम बताइए, वो ऊपर देख सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्र तथा प्रतिकूल जलवायवीय अवस्था इन क्षेत्रों में विरल जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है। किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है? तो वो आप देख सकते हैं, उधर कश्मीर था, उत्तराखंड था, इधर नागालैंड, मणिपुर सब था। किस राज्य की जनसंख्या घनत्व कम है? असम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों की जनसंख्या घनत्व मध्यम होती है। पहाड़ी, कटे छटे पथरीली भागों में मध्यम में से कम वर्षा, छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी राज्यों की जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। उत्तरी मैदान भाग में दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ समतल मैदान एवं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तथा पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 राज्यों के नाम बताइए, तो वो तो बिहार, पश्चिम बंगाल और यूपी। जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया।
जनसंख्या घनत्व आप समझ गए होंगे कि क्या है, प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। आबादी की संख्या, वितरण एवं संगठन में लगातार परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन 3 प्रक्रियाओं, जन्म, मृत्यु एवं प्रवास, प्रवास का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाना, के आपसी संयोजन के प्रभाव के कारण होता है। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है कि किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर, किसी देश राज्य निवासियों की संख्या में परिवर्तन। इस प्रकार के परिवर्तन के 2 प्रकार से व्यक्त किया जाता है। पहला सापेक्ष वृद्धि तथा दूसरा प्रतिवर्ष होने वाले प्रतिवर्ष में परिवर्तन। प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बढ़ी जनसंख्या कुल जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम होता है। पहले की जनसंख्या 2001 की जनसंख्या के बाद 2011 की जनसंख्या से घटाकर प्राप्त करते हैं। इसे निरपेक्ष वृद्धि कहते हैं, कि कितना वृद्धि हुआ है उसको निरपेक्ष वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या की वृद्धि का दर दूसरा महत्वपूर्ण है, वो है प्रतिवर्ष प्रतिशत में वृद्धि। तो मतलब पूरे जनसंख्या की वृद्धि कितनी हुई उसे निरपेक्ष वृद्धि कहेंगे, और जो प्रतिशत में वृद्धि हुई उसे सापेक्ष वृद्धि कहेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये एक डाटा दिया गया है दशक में वृद्धि, कि किस दशक में, मतलब ये 51 से 60 इस तरीके से, कि कब हमारा प्रतिशत वृद्धि दर क्या था। बीच में आप देखिए प्रतिशत वृद्धि दर बहुत ज़्यादा था, धीरे धीरे अब घटते घटते वो नॉर्मल आया है, कितना पे, 17 पे आया है। ये भी काफ़ी हद तक है, जिस दिन ये लगभग समान रहने लगेगी। यहाँ पे देखिए हमारी आबादी किस तरीके से बढ़ी है, ये इस फिगर में दिखाया गया है। 1901 में हम कितने थे और 2011 तक में हम कितने हैं, 238 से हम लोग पहुँच गए हैं 1200, और इकोची में दिया हुआ है, लाखों में दिया हुआ है, ठीक है। 1901 में 238 लाख थे, अभी हम लोग 1210 लाख हैं। आगे देखिए, प्रतिवर्ष 2% वृद्धि की दर का अर्थ है कि दिए हुए किसी वर्ष का मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि हुई है। इस वार्षिक वृद्धि दर कहा जाता है। भारत की आबादी 1951 में 3610 लाख से बढ़कर 2001 में 12,100 लाख हो गई। ये आपको दिखाया गया है अलग अलग जनसंख्या वृद्धि दर, प्रतिशत वृद्धि दर कि कितना बढ़े हैं 51 से अलग अलग। इस सारणी में, इस दर्शाते में आंकड़ों को आप देख सकते हैं। किंतु 1981 में वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी और इस दौरान जन्म दर में तेजी से कमी आई। फिर भी केवल 1990 में कुल जनसंख्या 1820 लाख की वृद्धि हुई। इतनी बड़ी वार्षिक वृद्धि इससे पहले कभी नहीं हुई थी। इस पर ध्यान देना आवश्यक है कि भारत की आबादी बहुत अधिक है। जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है तब इसमें सापेक्ष वृद्धि बहुत अधिक होती है। जब 10 करोड़ जनसंख्या में न्यूनतम दर से भी वृद्धि होती है तब भी जुड़ने वाले लोगों की कुल संख्या बहुत अधिक होती है। भारत की वर्तमान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि संशोधन एवं पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। वृद्धि दर में कमी जन्म दर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करता है। इसके बावजूद जनसंख्या की वृद्धि जारी तथा 2045 तक भारत चीन को पीछे कर देगा, विश्व के सबसे अधिक आबादी वाला देश बन सकता है। जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन के 3 प्रमुख प्रक्रियाएं हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितनी जीवित बच्चों का जन्म होता है उससे जन्म दर कहते हैं। ये पूछा जा सकता है आपसे, जन्म दर किसे कहते हैं, ठीक है। और यह वृद्धि एक प्रमुख घटक है क्योंकि भारत की हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है। मृत्यु दर मतलब 1 प्रति 1000 में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर और जन्म लेने वालों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। आगे कहता है एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाले की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। वही चीज़ यहाँ आ गया। मृत्यु दर में तेजी से गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि की दर का मुख्य कारण है। 1980 तक उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर एवं मृत्यु दर में काफ़ी बड़ा अंतर आ गया एवं इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक
हो गई। 1981 में धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट आनी शुरू हुई, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आई। इस प्रकार के चलन का क्या कारण है? जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास। ठीक है, एक तो जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर, तीसरा क्या है? प्रवास। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना प्रवास कहलाता है। प्रवास आंतरिक देश के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय देश के दो देशों के बीच हो सकता है। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं करता है, लेकिन यह एक देश से के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों को परिवर्तन करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक मानचित्र अपने दादा दादी, नाना नानी और माता पिता के जन्म के समय का प्रवास दिखाइए। भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्ष कारक प्रभावी होते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी के प्रतिकूल अवस्थाएं एवं नगर का अभिकर्ष पुल प्रभाव रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि उम्र एवं लिंग की दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी परिवर्तित करता है। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों तथा नगरों की जनसंख्या में नियमित वृद्धि हुई है। 1951 में कुल जनसंख्या 17.29% नगरीय जनसंख्या थी। वहीं 2011 में बढ़कर 31% हो गई है। एक दशक 2001 से 11 के बीच 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 35 से बढ़कर 53 हो गई है। आयु संरचना। किसी देश में जनसंख्या की आयु संरचना वहाँ के विभिन्न आयु समूहों के लोगों की संख्या को बताता है। यह जनसंख्या की मूल विशेषताओं में से एक है। कौन? आयु संरचना। एक व्यक्ति की आयु उसकी इच्छा, खरीदारी तथा काम करने की क्षमता को पर्याप्त रूप से प्रभावित करती है। परिणाम स्वरूप बच्चे, वयस्क और वृद्धों की संख्या एवं प्रतिशत किसी भी क्षेत्र में आबादी की सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे को निर्धारण करती है। किसी राष्ट्र की आबादी सामान्यतः 3 वर्गों में बांटी जा सकती है। बच्चे सामान्यतः 15 वर्ष से कम, ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते हैं तथा इसको भोजन, वस्त्र एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। वयस्क 15 से 59 साल तक, ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील तथा जैविक रूप से प्रजननशील होते हैं। यह जनसंख्या का कार्यशील वर्ग है। ये पूछा जा सकता है कि कार्यशील वर्ग किसे कहते हैं, तो वो है 15 से, जिसको वयस्क कहते हैं, 15 से 59 वर्ष के लोगों को। आगे वृद्ध, 59 वर्ष से अधिक वाले को। ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील या अवकाश प्राप्त हो सकते हैं। ये स्वैच्छिक रूप से कार्य कर सकते हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया के द्वारा इनकी नियुक्ति नहीं की जाती है। भारत की उम्र संरचना। वयस्कों की जो कुल आबादी है वो 58.7%, वृद्ध की जो है 6.9% है, जबकि बच्चे जो हैं 34.54% हैं। भारत की उम्र संरचना। आगे बच्चों तथा वृद्धों की प्रतिशत जनसंख्या के आश्रित अनुपात को प्रभावित करता है, क्योंकि ये समूह उत्पादक नहीं होते। भारत की जनसंख्या में इन तीनों समूहों के अनुपात को दिखाया गया है। लिंग अनुपात, अगला चीज क्या है? लिंगानुपात। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। यह जानकारी किसी दिए गए समय में समाज में पुरुषों एवं महिलाओं के बीच समानताओं की सीमा मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। देश में लिंग अनुपात प्रायः महिलाओं के पक्ष में नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, इसका पता लगाइए। तो ये आपका लिंगानुपात है। महिलाओं की संख्या अलग अलग दिखाई गई है। केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1084 है। पुडुचेरी में 1000 पे 1038 है, जबकि दिल्ली में 1000 पे 866 है। ये चीज़ें आप ध्यान रखिए, ठीक है। जबकि हरियाणा में प्रति 1000 पे 877 है, यानी दिल्ली और हरियाणा की स्थिति और ज़्यादा खराब है। इस प्रकार विभिन्नता के कारण सबसे अधिक महिला साक्षरता दर कौन से राज्य में है? वो केरल में है। आगे है साक्षरता दर। साक्षरता दर किसी जनसंख्या पर बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। स्पष्ट, केवल एक शिक्षित और जागरूक नागरिक ही बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकता है या शोध और विकास के कार्य कर सकता है। साक्षरता स्तर में कमी आर्थिक प्रगति के लिए एक गंभीर समस्या है।
यानी बाधा है। 2011 में जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी भी भाषा को समझकर लिख पढ़ सकता है, उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है। भारत की साक्षरता के स्तर में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 73%, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 80% और महिलाओं की साक्षरता दर 64% है। साक्षरता दरों में इस प्रकार में अंतर क्यों है, पता कीजिए। व्यावसायिक संरचना। आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत विकास और एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या के वितरण को व्यावसायिक संरचना कहा जाता है। किसी भी देश में विभिन्न व्यवसायों को करने वाले भिन्न भिन्न लोग होते हैं। व्यवसायों को समानतः प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। प्राथमिक, इनमें कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण एवं मछली पालन, खनन आदि क्रियाएं हैं। द्वितीयक क्रियाकलापों में उत्पादन, तो प्राथमिक क्रिया किसको बोलते हैं? कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण, मछली पालन। द्वितीय क्रिया किसे बोलते हैं? उद्योग, भवन निर्माण। तृतीय क्रिया में आएगा परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन या सेवाएं शामिल होती है। विकसित एवं विकासशील देशों में विभिन्न क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों का अनुपात अलग अलग होता है। विकसित देशों में द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों की संख्या का अनुपात अधिक होता है। विकासशील देशों में प्राथमिक क्रियाकलाप में कार्यरत लोगों का अनुपात अधिक होता है। भारत में कुल जनसंख्या का 64% भाग केवल कृषि कार्य में संलिप्त है। द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की संख्या का अनुपात 13 से 20% है तथा वर्तमान समय में बढ़ते औद्योगिकरण से शहरीकरण में वृद्धि के कारण द्वितीयक तृतीयक में व्यावसायिक परिवर्तन हुआ है। स्वास्थ्य जनसंख्या की संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है जो कि विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। सरकारी कार्यक्रमों में निरंतर प्रयास से भारत की जनसंख्या का स्वास्थ्य स्तर महत्वपूर्ण सुधरा है। मृत्यु दर प्रति 1000 25 थी, जो कि 2011 में घटकर 7.2 रह गई है। औसत आयु की 51 में 36.7 वर्ष से बढ़कर 2012 में 67.9 वर्ष हो गई है। तो ये सब परिवर्तन हुआ है हमारे स्वास्थ्य सुविधा को मजबूत होने के कारण। महत्वपूर्ण सुधार बहुत से कारक हैं, जैसे जन स्वास्थ्य, संक्रामक बीमारियों से बचाव एवं रोगों के इलाज आधुनिक तकनीकी के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुआ है। महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद भारत के लिए स्वास्थ्य का स्तर एक मुख्य चिंता का विषय है। प्रति व्यक्ति कैलोरी की खपत अनुशंसित स्तर से काफ़ी कम तथा हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग कुपोषण से प्रभावित है। शुद्ध पीने का पानी तथा मूल स्वास्थ्य रक्षा सुविधाएं ग्रामीण जनसंख्या के केवल 1/3 लोगों को उपलब्ध है। इन समस्याओं को एक उचित जनसंख्या नीति द्वारा हल करने की आवश्यकता है। अगला है किशोर जनसंख्या। भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य इसकी किशोर जनसंख्या है। यह भारत के कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। किशोर जनसंख्या 10 से 19 वर्ष के आयु वर्ग के हैं। ये भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन हैं। किशोर के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकताएं बच्चों एवं वयस्कों में अधिक होती है। कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब तथा विकास अवरोधित हो सकता है, परंतु भारत में किशोरों को प्राप्त भोजन से पोषक तत्व अपर्याप्त होते हैं। बहुत सी किशोर बालिकाएं रक्तहीनता से पीड़ित रहती है। विकास की प्रक्रिया में उनकी समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। किशोर बालिकाओं को अपनी समस्या के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। शिक्षा के प्रसार तथा इसमें सुधार के द्वारा उनमें इन समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। परिवारों के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारा जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया। परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार एक सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का परिणाम है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2014 वर्ष से कम आयु, मतलब राष्ट्रीय जनसंख्या नीति
अभी हाल फिलहाल में कब बना है? 2000 ईस्वी में। 14 वर्ष से कम आयु को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में 30 से कम करने और व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। जनसंख्या नीति 2000 और किशोर। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ने किशोर किशोरियों की पहचान जनसंख्या के उस प्रमुख भाग के रूप में की है जिस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। पौष्टिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त इस नीति में अवांछित गर्भधारण और यौन संबंधों से प्रसारित बीमारियों से किशोर किशोरियों की संरक्षण जैसी अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताओं पर है जोर दिया गया है। इसके द्वारा ऐसे कार्यक्रम चलाए गए हैं जिनका उद्देश्य विवाह और देर से संतानोत्पत्ति प्रोत्साहित करना, किशोर किशोरियों की असुरक्षित यौन संबंध के कुप्रभावों के बारे में शिक्षित करना, गर्भ निरोधक सेवाओं को पहुंच और खरीद के भीतर बनाना, खाद्य संपूरक और पौष्टिक सेवाओं उपलब्ध कराना और बाल विवाह को रोकने के कानूनों को सुदृढ़ करना। किसी भी राष्ट्र के लिए वहाँ के लोग बहुमूल्य संसाधन होते हैं। एक शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या कार्यक्षम शक्ति प्रदान करती है। और इस प्रकार से आपके 9th क्लास की ज्योग्राफी समाप्त हुए। यहाँ पे से क्वेश्चन है, ठीक है। तो आशा है कि आप कीवर्ड वाइज लाइन बाय लाइन आप पढ़े होंगे। इस चैप्टर में ज़्यादा फैक्ट नहीं थे, परंतु ये चैप्टर जो था वो अगले क्लास की, खासतौर पे 10th क्लास की जो संसाधन से शुरू ही होगा उसका नींव है। इसलिए इस चैप्टर को ज़रूर आप गहनता से करें। फिर मिलेंगे अगले क्लास के ज्योग्राफी में।